भाई रवि, देख रहा हूँ आजकल तो हमारे शुक्ला के रंग ढंग ही बदल गए। अरे कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या उसकी? लॉटरी समझ ले। तुझे पता है कितने बड़े खानदान में शादी हुई उसकी? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हाथ लग गई है। तो अब वो हमारे तुम्हारे जैसा आम आदमी थोड़ी ना रहा, उसकी तो बात ही अलग हो गई है। क्या बात कर रहा है यार? मैंने तो सुना था वो शुक्ला दहेज के सख्त खिलाफ था। अरे बड़ा ज्ञान दिया करता था कॉलेज टाइम में कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो गुणों की खान हो, साक्षात माँ अन्नपूर्णा और दुर्गा का रूप हो। ये दुर्गा और अन्नपूर्णा की बातें करने वाला लक्ष्मी तक कैसे पहुंच गया? शुक्ला ने जो कहा उसने वैसा ही किया। बस ये समझ ले किस्मत अच्छी थी अपने भाई की। अभी तो तू कह रहा था उसे दहेज में करोड़ों रुपए का माल मिल गया, इसीलिए करोड़पति हो गया वो। अब तू कह रहा है वो दहेज लेने के खिलाफ था। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, तू जरा विस्तार से समझा। शुक्ला की शादी एक ऐसे घर में हुई जहां पर उसकी पत्नी राधा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। वैसे तो शुक्ला ने शादी में दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं ली, लेकिन सच बात तो यह है कि इकलौती होने के कारण राधा के माँ बाप के पास जो कुछ भी था वो अपने आप राधा और शुक्ला का हो गया। राधा के पिताजी इलाहाबाद शहर में एक बड़ा सा जमीन पर 3 कमरे का मकान बनाकर रहा करते थे। बड़ी चालाकी से शुक्ला ने अपने सास ससुर को सेवा करने के बहाने अपने घर बुला लिया और उनके उस बड़े से मकान को तोड़वाकर उसकी जगह एक 20 कमरे का हॉस्टल बनाकर खड़ा कर दिया। कहने को तो वो मकान जमीन सब आज भी उसके ससुर के नाम पर है, लेकिन सच बात यह है कि सास ससुर को अपने पास रखकर सेवा करने के एवज में बड़ी तगड़ी मेवा मिल रही है उसे। महीने का 60-70 हजार रुपए किराया आ रहा है। कल मिला था मुझे, कह रहा था 1-2 जगह और जमीन की बात फाइनल हुई है, वहां पर भी ऐसे ही कमरे बनाकर किराए पर उठाएगा और घर बैठे बैठे कमाई करेगा। बड़ी पते की बात बताई भाई तूने। मैं तो सोचता था इस शुक्ला किसी काम धंधे में मन नहीं लगता है, पता नहीं कौन इसे अपनी बेटी देगा। लेकिन वो तो हम सबसे आगे निकल गया। अरे भाई मनीष, अगर शुक्ला जैसे कामचोर के दिन बदल सकते हैं तो तू क्यों चिंता कर रहा है? तू तो पहले से अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। तुझे तो सामने से आकर कोई भी दहेज देने को तैयार हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है भाई? लाइफ तो तेरी भी सेट है। ये दहेज का चक्कर बड़ा खराब होता है। तुझे पता नहीं, मेरा एक दोस्त है विनय, साल का 20 लाख का पैकेज था उसका। उसकी मोटी तनख्वाह देखकर एक बहुत बड़े घराने का रिश्ता आ गया उसके लिए। हालांकि लड़की थोड़ी सी मोटी थी, मेरे दोस्त को पसंद भी नहीं थी, लेकिन लड़की वाले मोटा दहेज गाड़ी सब देने को तैयार थे। आखिर बंदा करता तो क्या करता, पैसा देखकर नीयत फिसल गई बेचारे की। फिर क्या हुआ? लड़की सही नहीं निकली क्या? अरे भाई, लड़की तो इतनी तेज तर्रार निकली कि उसने पूरे घर को नौकर बना कर रख दिया। बिस्तर पर बैठे बैठे चाय नाश्ता खाना सब मांगती थी। कोई भी काम करने को कहो तो अपने बाप के दिए हुए दहेज का अकड़ दिखाती। साल भर के अंदर ही दोनों का रिश्ता इतना खराब हो गया कि 15 लाख के दहेज के बदले में 22 लाख रुपए का सेटलमेंट देना पड़ा, तब जाकर उससे पीछा छूटा। मैं तो तब से दहेज के नाम से ही घबराया हुआ हूँ भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। आजकल की लड़कियां वो पहले के जमाने की तरह रहने वाली गूंगी गुड़िया नहीं रही। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। इन्हें कोई एक बात कहे ना तो पलट कर 10 बात सुना देती है। इसलिए आज के जमाने में दहेज लेकर शादी करना मतलब अपनी जान के लिए मुसीबत बुलाने के बराबर है। और फिर बेटा जरूरत क्या है दहेज की? आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी है, सक्षम है, खुद कमा रही है, उनके लिए रिश्तों की कौन सी कमी है? ये दहेज वहेज तो पुराने जमाने की बातें हो गई। ठीक कह रही हूँ माँ, लेकिन सच बात यह है कि सामने से चाहे दहेज के लिए कोई कितना ही मना करते हैं, लेकिन अंदर अंदर तो हर किसी को चाहत होती है उन्हें भी कुछ दहेज मिल जाए। बेटा ज्यादा चाहत रखने की जरूरत नहीं है। मैं किसी लड़के वाले के यहाँ जाकर दहेज वहेज नहीं मांगने वाली। ये सब करना है तो खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर लेना और मांग लेना अपने ससुर जी से जो चाहिए वो। अरे नहीं माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दहेज चाहिए, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। अपनी माँ को दहेज के खिलाफ देख मनीष की रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई थी। उसे समझ में आ गया था कि उसके परिवार वाले भी दहेज के सख्त खिलाफ है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर मनीष के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई। कुछ दिन बाद, देख बेटा, अगर तुझे ऐतराज ना हो ना तो मुझे तेरी मौसी ने एक रिश्ता बताया है। लड़की के माँ बाप गांव के रहने वाले हैं, परिवार बहुत अच्छा है, संस्कारी भी है। अगर तेरी रजामंदी हो तो बात आगे बढ़ाऊं। अरे माँ, मैं क्या इतना गया गुजरा हो गया कि गांव की अनपढ़ लड़की लेकर आओगी अब मेरे लिए? अरे बेटा, ऐसा किसने कह दिया तुझे कि गांव की सारी लड़कियां अनपढ़ होती है? मैंने कहा ना, लड़की के माँ बाप गांव के रहने वाले हैं। अपनी बेटी को उन्होंने शहर में हॉस्टल में रखकर पढ़ाया है। लड़की पढ़ी लिखी है, गुणी है, संस्कारी है और सबसे बड़ी बात, उसकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई है। मुझे तो भैया रिश्ता बहुत पसंद आ रहा है, बाकी जैसा तुझे ठीक लगे।
अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ही पसंद है तो एक बार बायोडेटा मंगवा लो, मैं सोच लेता हूँ। बेटे के कहने पर मनीष की माँ लड़की का बायोडेटा मंगवा लेती है। माँ ठीक कह रही हैं आप, लड़की तो पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है और छोटा सा परिवार है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। जल्दी ही मनीष रीवा के घर उसे देखने जाता है और आनंद फानंद में दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। रीवा एक बात बताओ, तुमने शहर में रहकर पढ़ाई की है, अच्छा खासा खर्चा हुआ होगा, फिर बाबूजी ने इतना खर्चा कैसे किया? ऐसी कोई नौकरी भी तो नहीं करते वो कि तनख्वाह मिलती हो। अरे वो तो अभी पापा को थोड़े हेल्थ इश्यू रहने लगे हैं, इसलिए उन्होंने काम बंद कर दिया है, वरना हमारी गांव में अच्छी खासी जमीन है, पापा उस पर खेती किया करते थे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, खेती करने वाले सारे लोग गरीब नहीं होते, अच्छी खासी आमदनी होती थी पापा की। फिर धीरे धीरे पापा की तबीयत खराब रहने लगी, पहले खेतों को बटाई पर दे दिया था, लेकिन अब पापा से कुछ देखभाल भी नहीं हो पाती, तो फिलहाल तो काफी सारी जमीन यूं ही खाली पड़ी हुई है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है पापा के पास गांव में काफी सारी जमीन है? हाँ भाई, इसमें इतना हैरान होने जैसी क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बाकी बातें पापा के साथ ही करूंगा। मेरे पास ना एक आइडिया है। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद मनीष अपने ससुर जी के पास जाता है। पापा जी, आपकी और मम्मी जी की तबीयत काफी खराब रहती है, और फिर रीवा के अलावा आप लोगों का कोई और है भी नहीं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी देखभाल करें। अरे बेटा, लेकिन हम बेटी के घर जाकर थोड़ी ना रह सकते हैं, आप भी कमाल की बात करते हैं। अरे इसमें बेटा बेटी जैसे क्या बात है, आपकी एक ही संतान है, अब आप बुढ़ापे में उसके साथ नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे? ये सब पुराने जमाने की बातें छोड़िए और चलिए मेरे साथ। जैसी मेरी माँ वैसी आप लोग, सब लोग मिलजुल कर एक ही घर में रहेंगे तो आप लोगों का भी समय अच्छे से कट जाएगा। दामाद के बार बार कहने पर अंत में रीवा के पिताजी मना नहीं कर पाते और अपनी पत्नी के साथ रीवा और मनीष के घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद पापा जी, रीवा बता रही थी गांव में आपके पास लगभग 1 एकड़ जमीन है और वो ऐसी ही पड़ी हुई है। अब इतनी सारी जमीन होने के बाद भी अगर हम उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे तो ऐसी जमीन का क्या फायदा? मैं कुछ समझा नहीं बेटा, अब तुम शहर के लड़के हो, खेती बाड़ी तुम्हारे बस का है नहीं, और मैं ऐसे ही किसी को अपने खेत में खेती करने को नहीं दे सकता। तुम जानते नहीं हो, ऐसे ही ना जमीन पर कब्जा हो जाता है, क्या पता कौन कल को आकर दावेदारी ठोक दे। मुझे तो भाई किसी झमेले में फंसना नहीं था, इसलिए मैंने जमीन ऐसे ही खाली छोड़ रखी है। वही तो कह रहा हूँ ना पापा, कि खेती बाड़ी करना हमारे बस का है नहीं, क्यों ना हम उस जमीन पर कमरे बनाकर उन्हें किराए पर उठा दे, अरे अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी हमारी। अरे बेटा, गांव में कौन तुम्हारे कमरों में आकर रहेगा, ये सब गांव में नहीं चलने वाला। ऐसा आपको लग रहा है बाबूजी? मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही बड़ी जमीन पर किराएदारों के लिए कमरे बनाए, आज पैसों में खेल रहा है वो। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे आपकी जमीन हड़पने का कोई शौक नहीं है, जमीन आपके ही नाम पर रहेगी। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि खाली पड़ी हुई जमीन से बेहतर होगा कि हम उसका कुछ इस्तेमाल करें। देखो बेटा, रीवा हमारी इकलौती बेटी है और इस नाते जो कुछ भी हमारा है अब वो उसी का हुआ। आपने वैसे भी दहेज में हमसे कुछ लिया भी नहीं है, तो ठीक है, गांव की हमारी जमीन हम आपको देते हैं। अब आप उस पर कमरा बनाए या खेती करवाए, आपकी इच्छा। भाई आप आज के जमाने के पढ़े लिखे लड़के हैं, आपकी तरह हम नहीं सोच पाएंगे। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि गांव में किराए पर कमरे देने वाला आइडिया मुझे थोड़ा जच नहीं रहा, बाकी जैसा आपको उचित लगे। ये हुई ना बात, मैंने तो ससुर जी को बिल्कुल कंगाल समझा था, और यहाँ मुझे दहेज में 1 एकड़ का पूरा गांव मिल गया। अब मैं इस जमीन पर 2 रूम सेट के फ्लैट बनवाकर उन्हें किराए पर उठाऊंगा, पैसों में खेलूंगा। पापा जी को तो अभी बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया है नहीं। मनीष बैंक से लोन लेकर गांव की जमीन पर कमरे बनवाता है और फिर महीनों की भाग दौड़ के बाद आखिर में उसके कमरे बनकर तैयार हो जाते हैं। मानना पड़ेगा दामाद जी, बहुत बढ़िया बनाया आपने किराए के कमरे, हर चीज की सुविधा है भाई। गांव वालों के बारे में कौन इतना सोचता है, दिल खुश हो गया देखकर। मैं क्या कह रही थी, हमारा तो गांव वाला घर वैसे ही मिट्टी का बना हुआ था, कई साल से परेशान है, बारिश में छत टपकने लगती है। आपको ऐतराज ना हो तो 2 कमरे हमें दे दीजिए। अरे बुआ जी, मुझे ऐतराज क्यों होने लगा, मैंने तो किराए के लिए ही बनाया है, और अपने लोग रहेंगे तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बेटा मुझे पहचाना, मैं रीवा के पापा के चाचा के साले का भांजा का मौसा हूँ। ये समझ लो, रीवा के लिए जैसे उसके पापा वैसे हम।
हमें पता चला आपने गांव में कमरे बनवाए हैं, आपको ठीक लगे तो 2 कमरे हमें भी दे दीजिए। वे काफी दिनों से सोच रहे थे हम भी कि अपना मकान बनवा ले। अब जब बना बनाया मिल रहा है तो इस उम्र में कौन मकान बनाने का झंझट पाले। अरे क्यों नहीं चाचा जी, आप आराम से रहिए, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। बुआ, चाचा, मामा, मौसी जैसे रिश्तेदार एक एक करके किराएदार बनकर मनीष के कमरों में शिफ्ट हो गए। एक बात बताओ रीवा, तुम्हारे क्या सारे रिश्तेदार इसी गांव में रहते? अभी तक जितने भी लोग मकान लेने के लिए आए हैं ना, कोई खुद को तुम्हारा मामा बताता है, कोई चाचा, कोई फूफा, ये चक्कर क्या है? अब तुम्हारा कोई गांव से वास्ता नहीं रहा ना, इसलिए तुम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हो। अरे भाई, गांव में अंकल आंटी का चलन नहीं होता, सबको किसी न किसी रिश्ते से ही बुलाया जाता है। और वैसे भी गांव में जितने भी अपनी बिरादरी के लोग होते हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से दूर या पास के रिश्ते से हमसे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कोई हमारा मामा लगता है, कोई चाचा, कोई फूफा। वो कोई मेरे सगे रिश्तेदार नहीं है। तभी मैं सोचूं कि पूरे गांव में क्या तुम्हारे रिश्तेदार ही भरे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कमरे किराए पर देने के बाद मनीष बहुत निश्चिंत था कि अब उसका समय बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब दिल्ली मनीष से बहुत दूर थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 3 महीने का समय बीतने के बाद भी अभी तक मनीष के हाथ में किराए का 1 रुपया नहीं आया था। पापा जी, आप तो उन सब लोगों को जानते हैं ना जो हमारे कमरों में किराएदार बनकर रह रहे हैं। आप एक बार गांव जाकर किराए के लिए बात क्यों नहीं करते? देखो बेटा, जितने भी लोग किराएदार बनकर उन कमरों में रह रहे हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से हमारे रिश्ते में लगते हैं। अब उनसे पैसा मांगना अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कहता हूँ ये काम तुम ही करो। ससुर को हाथ खड़े करते देख मनीष चुपचाप किराएदारों को एक एक करके फोन लगाना शुरू करता है। नमस्ते बुआ जी, मैं कह रहा था आपको शिफ्ट हुए 3 महीने हो गया है। आपका 30,000 रुपया किराया हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी तक 1 महीने का किराया भी नहीं पहुंचा। अरे बेटा, अब 1 मुट्ठी 30,000 कहाँ से निकले हैं? गलती तो तुम्हारी है ना, महीने के महीने ले लेना चाहिए था। हमारे कोई मिले तो चल नहीं रहे कि एक साथ 30,000 लाकर तुम्हारे हाथ में रख दे। अरे आप किराए के कमरे में रह रही है तो हर महीने किराया तो देना ही है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। इसमें मेरी गलती कहाँ से आ गई? लो भाई, हम तो आपसदारी निभा रहे और तुम हमें किराए का उलाहना दे रहे हो। अब ये बताओ, तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी गलती है? बुढ़ापे में हमारे तो घुटने जवाब दे गए हैं, हमसे इतनी दौड़ भाग नहीं हो पाएगी। और ना ये मोबाइल में बटन दबाकर पैसा का लेन देन करना हमको आता है। तुम समय से किराया मांगने आए होते तो हम दे दिए होते। अब बताओ कहाँ से लाए इतना पैसा? ये लो, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो 3 महीने से किराया नहीं दिया, ऊपर से मेरी गलती बता रही है। खैर कोई बात नहीं, लगता है मुझे गांव जाकर किराया लेकर आना पड़ेगा। ये रिश्तेदार बनकर आए हुए किराएदार उतने सीधे नहीं है जितना मैं समझ रहा था। मनीष समझ चुका था किसी भी किराएदार को फोन करने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सबने अपने पास कुछ न कुछ बहाना बनाकर पहले से तैयार रखा होगा। इसलिए वो गांव की ओर रवाना हो जाता है। लीजिए बुआ जी, आपकी शिकायत दूर कर दी मैंने। मैं आ गया यहाँ किराया लेने के लिए। अब आप जल्दी से किराया दे दीजिए, कई महीने का किराया बाकी है आपके ऊपर। मनीष बेटा, तुमने तो बिल्कुल ऐसी बात कर दी जैसे हम तुम्हारा किराया खाकर कहीं भागे जा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा कमरा खिसका कर ले नहीं जाएंगे, और अपनी बुआ के लिए कुछ कर दोगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। अच्छा तुम बैठो, हम लेकर आते हैं। लगता है आज तो बुआ जी किराया दे ही देंगे। थोड़ी देर में बुआ जी 2 लौकी और 1 कद्दू मनीष को पकड़ाती है। खेत की ताजी ताजी लौकी और कद्दू है। रीवा बिटिया को कहना बुआ बहुत याद करती है उसे। अब वो सब तो ठीक है बुआ जी, लेकिन मैं कह रहा था किराया दे देते तो मैं निकलता। हम अपनेपन वाली बात कर रहे हो और तुम बिल्कुल हमसे किराएदार वाली टोन में बात कर रहे हो। कहा था ना हमने तुमसे कि पैसे कोई हर समय रखे थोड़ी ना रहते। अभी पैसे ना है फिर आना। बुआ जी के यहाँ से निकलने के बाद मनीष सीधा मामा जी के यहाँ पहुंचता है। मामा जी याद होगा मैंने आपको फोन किया था तो दे दीजिए, फिर निकलना भी है। ठीक है बेटा, अभी लेकर आता हूँ। मामा जी थोड़ी देर बाद आते हैं और अपने हाथ में पकड़ी हुई 1 बोतल मनीष की तरफ बढ़ा देते हैं। ये लो बेटा, जैसे तुमने फोन करके बताया था ना तुम आ रहे हो, तो मैं तुम्हारी मामी से कहकर ताज मत्था निकलवा कर रख लिया था। लो बेटा, ताजा मत्था और देसी घी। अब शहर में कहाँ मिलता होगा तुम्हें इतना शुद्ध घी दूध है। मत्था ले जाओ, रीवा बिटिया भी याद करेगी मामा जी ने क्या कमाल का तोहफा भेजा है उसके लिए। अरे मामा जी, किराया लेने के लिए आया हूँ और आप मुझे मटके की बोतल दे रहे हैं। मट्ठा मट्ठा छोड़िए, किराया बताइए। हद करते हो भाई,
रुपए पैसे का क्या है, वो तो हाथ का मैल होता है। असली धन जो है वो सेहत है। हम तुम्हें सेहत बढ़ाने वाली चीज दे रहे हैं, और कोई एक पैसे की मिलावट साबित कर दे हमारे घर के घी दूध मत्ती में, तो हम भैंस बेच देंगे कसम से। अरे मामा जी, आप अपनी भैंस रखिए या बेचिए, मुझे उससे क्या। आप बस इन 2 कमरों का 3 महीने का किराया दे दीजिए, मुझे शहर में और भी जरूरी काम है। अरे बेटा ले लेना, खाते हैं हम, कहाँ कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर लग रहा है ये किराया देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मौसी जी के यहाँ चलता हूँ, वो मुझे थोड़ी समझदार लगती है। कम से कम कोई किराया तो दे दे, वरना मेरा तो यहाँ आने का पेट्रोल भी वेस्ट हो जाएगा। मनीष जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मौसी जी के कमरे तक पहुंचता है। अरे बेटा आ गया तू, आजा आजा, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे मौसी जी, चाय नाश्ता रहने दीजिए, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ। शाम तक घर भी लौटना है, रात में जरूरी मीटिंग है। आप बस ना किराए के पैसे दे दीजिए। ये देख, मैंने रिवा बिटिया के लिए अपने हाथों से स्वेटर तैयार किया है, ये ले जा और रिवा को कहना इसे मौसी का प्यार समझे। अरे मौसी जी, स्वेटर वगैरह अपनी जगह ठीक है, मैं कह रहा था किराए का पैसा दे देती तो मैं निकल जाता। अरे बेटा, तुम्हारा कांटा तो ऐसा लग रहा है जैसे पैसों पर आकर रुक गया है। अब चलो साफ साफ बता देते हैं। अभी ना बेटा, हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, फिर इतने सालों की रिश्तेदारी है तुम्हारे ससुर के साथ, उनका पैसा कहीं जाएगा नहीं। मौसी की बात सुनकर अब तो मनीष का सर चकराने लगा था। अरे मौसी जी, मैं सिर्फ अपना 3 महीने का किराया मांग रहा हूँ, और आप बातों को कब से गोल गोल घुमाई जा रही है। फोन पर तो आपने कहा था आप किराया देने के लिए तैयार है, अब किराए को छोड़कर दुनिया भर की बातें कर रही है। मना नहीं कर रही हूँ, किराया तो हम देंगे ही, बस अभी नहीं दे सकते। हर समय घर में पैसा थोड़ी ना रखा रहता है बेटा। मौसी जी की बात सुनने के बाद मनीष अपना सर पीट लेता है। एक एक करके सारे किराएदारों से ना सुनने के बाद अंत में थक हार कर मनीष घर पहुंचता है। पापा जी, आप शायद ठीक ही कह रहे थे। गांव में आपकी जमीन पर कमरा बनवा कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन कमरों से तो इतना पैसा भी नहीं निकल पा रहा कि लोन की किस्त भर सकूं। मैंने सोचा था कमरों से कुछ आमदनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो अपनी तनख्वाह भी लोन की रकम भरने में निकल जा रही है।